बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन 6.6 है क्वेश्चन बैंक का फ्लैंडर्स के नाम से, और इसमें बैडेड रिकवरी वाला कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। एट 30 जून 2011 फ्लैंडर्स रिसीवेबल्स वर रुपीज 50 मिलियन। 30 जून 2011 को ये बैलेंस दिया हुआ है आपको। जो 30 जून 2011 का क्लोजिंग बैलेंस है, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस है, ताकि आप इसके ऊपर प्रोविजन कैलकुलेट करके ओपनिंग प्रोविजन फाइंड कर सके। He decided to establish a doubtful debt balance allowance balance on 5% on account balances at the statement of financial position date, yani year end. He made the first allowance at 30th June 2011. इसने पहली बार अलाउंस कब बनाया? 30 जून 2011 को। तो जो भी अलाउंस आया वही उस साल का इंक्रीज था। अब अगले साल जो ओपनिंग बैलेंस मैच करने वाला कॉन्सेप्ट होगा वो 2012 से एप्लीकेबल होगा। अच्छा जी, उसके बाद following relates to year ended 30th June 2012 and 30th June 2013। ठीक है, अभी आपके सामने 2 साल का डेटा दिया हुआ, तो ये डेटा का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर उसमें जो होगा इतनी सेल्स से इजाफा हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स, ये कलेक्शन आ जाएंगे आपके पास, ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो जाएंगे। आगे क्या बोलता है भाई? ये अगले साल का सेल्स है, ये अगले साल का कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर से, अगले साल का बैड डेट रिटर्न ऑफ है। ओके, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? 30 सितंबर 2012 कैश वॉज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पे 2012 से धोखा मत खाइएगा बेटा, ये 2012 से कंफ्यूज, इस 2012 को इस 2012 से मैच मत कीजिएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये 30 जून 2012 पे आपका ईयर एंड हो रहा है यहाँ पर, और जुलाई 2012 से अगला साल शुरू हो रहा है जो खत्म हो रहा है 30 जून 2013 पर। यस और नो? रिस्पॉन्स है। तो ये सितंबर 2012 में कैश कलेक्ट हुआ है बैड डेट रिकवरी का, मतलब वो पैसे जिनको हम राइट ऑफ कर चुके थे वो अगले साल रिकवर हो रहे हैं। तो ये बजाहिर 2012 लिखा हुआ है, लेकिन ये 2012 नहीं है, ये ईयर के हिसाब से 2013 है, क्योंकि हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से और एंड हो रहा है 30 जून पर। इन बातों का ख्याल रखना अच्छी तरीके से आप लोगों ने। दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द कैश रिसीव रुपीज 50,600, मतलब जो बैड डेट रिकवरी हुई है वो इसमें शामिल है। ओके जी, अब क्या मांगता है? राइट अप रिसीवेबल अकाउंट्स, रिसीवेबल अकाउंट बनाइए, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट बनाइए और डाउटफुल डेट अकाउंट बनाइए। तो कौन सी अप्रोच है? 2 अकाउंट अप्रोच है ना आपके पास। बैड डेट का अकाउंट भी मांगा जा रहा है और डाउटफुल डेट्स का अलाउंस का अकाउंट भी मांगा जा रहा है। कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम दोनों तरीकों से सीखेंगे इस चीज को। सही है, हम इसको दोनों तरीकों से लेके चलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं।
अकाउंट रिसीवेबल, ये डेटर, बाय डेट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है जी, इन सबको लिखे रुपीज इन थाउजेंड में। यहाँ लिखिए 11-12, आपसे जो मांगा जा रहा है करंट रिपोर्ट, मतलब जो अकाउंटिंग मांगी जा रही है आपसे, वो 11 और 12 की मांगी जा रही है। सॉरी, 11, 12 और 12 और 13 की मांगी जा रही है। 2010 से लेकर 2011, यानी 1 जुलाई 2010 से लेकर 2011 की अकाउंटिंग आपसे मांगी नहीं जा रही। तो मतलब जो 30 जून 2011 के एंड पे बैलेंस लिखा हुआ है ना, उसको आप क्या करें, 1 जुलाई 2011 पर दिखा दें बैलेंस बीडी। ₹50 million है, हम यहाँ लिखे 50,000 रुपीज इन थाउजेंड। सही है। अच्छा जी, अब आप बताइए जरा, सब लोग जरा देखिए कि इस बैलेंस में इजाफा कितने से हो रहा है, सेल्स होने की वजह से 4,80,000 से। ओके, इसको तो हम करते साथ साथ। अच्छा, इसी डेट पर यहाँ पर इसी डेट पर यहाँ पर 1 जुलाई पर इस बैलेंस पर बनने वाला प्रोविजन भी मौजूद है, जो कि इसी 50,000 के वर्किंग नंबर 1, अलाउंस एट 30 जून 2011। 50,000 का 5%, कितना बनेगा, 2,500। सही है बेटा, जवाब दें। ये बैलेंस बीडी आ गया। अब सेल सेल रिकॉर्ड करें सबसे पहले। अकाउंट सीएबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 4,80,000 से। जवाब दें सब लोग। अच्छा, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स 4,32,000। कैश या बैंक डेबिट हुआ 4,32,000 से।
ठीक है, जवाब दें। अकाउंटेबल क्रेडिट हो गया। उसके बाद बैड डेट्स राइट ऑफ कर रहे हैं आप, कितने बैड डेट राइट ऑफ कर रहे हैं? 6000 से। एंट्री बनेगी बैड डेट डेबिट 6000 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 6000 से। और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? बैलेंस सीडी। बताइए कितना है बैलेंस सीडी? 92,000। वर्किंग नंबर 2 कीजिए। अलाउंस एट 30 जून 2012 निकाल लीजिए, जो कि 92,000 का 5% होगा। कितना बन रहा है? 4600। 4600 क्या है? 4600 क्या है? नहीं बेटा, वो रोहित, वो ऑलरेडी रुपीज इन थाउजेंड में है। 480 मिलियन है बेटा। यार अगर मैं 50,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस है और 480 से मैं सेल बढ़ाऊंगा तो फिर क्या होगा रोहित? इट्स 480 मिलियन बेटा। वो ऑलरेडी रुपीज इन थाउजेंड में दिया हुआ। अब आप एक काम ये करें कि 4600 में से आप यहाँ पे लेस ना करें, टाइम बचाएं, अपना थोड़ा टाइम भी सेव करें एग्जामिनेशन में। आप ये बोले कि 30 जून 2012 को मुझे ये बैलेंस सीडी चाहिए 4600। तो जब ये बैलेंस सीडी चाहिए तो मुझे 2500 के बैलेंस को 4600 बनाने के लिए कितने से एंट्री पास करनी पड़ेगी? डिफरेंस आप अकाउंट में निकाल लीजिए। कहां पर आ रहा होगा? क्रेडिट साइड पर। यानी 2500 में कितना इजाफा करूं कि वो 4600 बन जाए? तो 2100 से क्या हो गया? अलाउंस वाला अकाउंट क्रेडिट हो गया 30 जून पर। और यहां रेफरेंस किसका आ गया? बैड डेट्स का। और बैड डेट अकाउंट क्या हो गया? 2100 से डेबिट हो गया। और यहां रेफरेंस किसका आ गया? अलाउंस का। और ये इम्पैक्ट गया यहां से कहां पर? 30 जून को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
कितने से? 8,100 से। यस और नो बोलिए। ये एक साल तो कंप्लीट हो गया, कोई मुश्किल मेरे ख्याल से इस साल में तो कोई मुश्किल बात नहीं थी आप सबके लिए। बस वो ईयर एंड का मसला अगर आपको हुआ हो तो हुआ वाला, अदरवाइज अगर आपने ईयर एंड सही से पहचान लिया तो कोई मुश्किल नहीं हुई होगी आपको यहाँ। अब यहाँ से अगला साल शुरू करते हैं बेटा। और वो अगला साल क्या है? 12 एंड 13। 1 जुलाई 2012 से शुरू होगा, 30 जून 2013 पे खत्म होगा। सही है। तो यहाँ पर जो 30 जून पर बैलेंस सीडी है वो 1 जुलाई पर बैलेंस बीडी है। $92,000। 1 जुलाई बैलेंस बीडी 4,600। ठीक है जी। सही है बेटा। अच्छा, अब इस साल की ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है, ठीक है। फिर कहानी सारी आके रुकेगी कहां पर? बैड डेट रिकवरी पर। तो पहले परफॉर्म कर ले, फिर रिकवरी की बात भी कर लेते हैं आपसे। अब बहुत, तब मैंने कहा ये पॉइंट, फिर वही बात है ना, बहुत तवज्जो से आपने बात सुननी होगी इस चीज। अच्छा जी, इस साल होने वाली सेल कितनी है? 5,50,000। इस साल होने वाले कलेक्शन कितनी है? 5,60,600। और बेड डेट जो राइट ऑफ करनी है कितनी है? 2,000 रुपए। तो सबसे पहले एंट्री बनेगी 5,50,000 से, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। उसके बाद रिकवरी होगी, कैश कैश कलेक्शन होगी, कैश या बैंक डेबिट। 5,50,000, 5,06,000 मेरे ख्याल से। ठीक है जी। 5,60,600। 5,60,600, ठीक है। उसके बाद बेड डेट की एंट्री बनाई है। बेड डेट डेबिट कीजिए 2,000 से, राइट ऑफ जो आप कर रहे हैं मजीद। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दीजिए 2,000 से। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे रुक के सब लोग क्या कीजिएगा, बात सुनिएगा जनाब। बेड डेट रिकवरी की स्टोरी अब यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, जब हम डेटर को गुड्स बेचते हैं तो हमें क्या एंट्री बनाते हैं? गुड्स सेल करते हुए क्या एंट्री बनाते हैं? डेटर क्रिएट कैसे होता है? सबसे पहली चीज,
अकाउंट रिसीवेबल या डेटर डेबिट फॉर एग्जांपल 1 लाख से, सेल्स क्रेडिट 1 लाख से, सही है। अच्छा, अगर इससे कलेक्शन हो जाए तो क्या होगा? कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। यस और नो बोलिए। तो अब जरा जरा सोच के बताइएगा कि जब ये डेटर क्रिएट हुआ तो ये इफेक्ट कहां था? अकाउंट रिसीवेबल की डेबिट साइड पर। और जो उससे कैश कलेक्ट हुआ था ये इफेक्ट कहां था? अकाउंट रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पर। तो जिससे पैसा कलेक्ट हो रहा है उसके कलेक्शन को अगर आप डेटर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं तो पहला उसूल ये है कि उसका डेबिट बैलेंस भी तो मौजूद होना चाहिए ना आपके पास, कि भाई आपने पहले उसको गुड्स बेची थी, वो बतौर अकाउंट रिसीवेबल आपके पास मौजूद था। बताओ, जब तक डेबिट साइड पे उसका बैलेंस मौजूद नहीं होगा आप उसकी कैश कलेक्शन को उसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते ना, या कर सकते हैं? बोलिए। यानी जब आपने सेल की तो रिसीवेबल डेबिट हुआ है और जब कलेक्शन होगी तो रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट साइड पे जो भी बैलेंस मौजूद होगा उसके अगेंस्ट कलेक्शन क्या हो जाएगी? एडजस्ट हो जाएगी। ऐसे ही होना चाहिए ना। चलें, ये एक पॉइंट आ गया यहाँ पर हमारे पास। एक और बात करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 1 लाख से, ये डेटर डेबिट 1 लाख से, सेल्स क्रेडिट 1 लाख से। फर्ज कर लें कि भाई इससे पैसे कलेक्ट नहीं हुए, इसको आपने राइट ऑफ कर दिया। आपने कहा बैड डेट डेबिट 1 लाख से और अकाउंट रिसीवेबल या डेटर क्रेडिट कितने से? 1 लाख से। तो अब क्या था, इस एंट्री ने भी क्या किया? डेबिट साइड पे मौजूद ₹1,00,000 के बैलेंस को क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिया, यस और नो। और उसको जो डेटर के बैलेंस में कमी है उसको अपना लॉस मान लिया। इसलिए लॉस मान लिया कि उसने कैश को कैश से रिप्लेस, मतलब वो बैलेंस कैश से रिप्लेस नहीं हो सका, मतलब उसके बदले वो कैश आपकी जेब में नहीं आ सका, यस और। ठीक है जी, बात समझ में आती है कि नहीं आती? अच्छा, अब आप बताइए मुझे कुछ सवाल के जवाब देखें। अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं बैड डेट रिकवरी। ठीक है, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी में क्या होगा? पैसे आपकी जेब में आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? बताइए। अगर बैड डेट रिकवरी हो रही है इसका मतलब क्या? पैसे आपको मिल रहे हैं। तो उसको मैं नाम दे रहा हूं डायरेक्ट रिकवरी का। क्या नाम दे रहा हूं? डायरेक्ट रिकवरी का। वो असल में था ये कि भाई वो हाजी साहब को हज पे जाना था, तो उन्होंने बोला भाई अब क्या करें, जाते जाते क्या करें, सारे हिसाब किताब चुकता करें। तो वो आ गए आपके पास, बोला भाई ये आपके पैसे रख लें आप। आपके लिए सरप्राइज हो गया, अचानक से बोला डूबी हुई रकम वापस आ गई। तो डूबा हुआ पैसा अचानक से वापस आ गया बगैर किसी एक्नॉलेजमेंट के, मतलब डायरेक्ट पैसे मिल गए आप। ऐसे ही। तो जब रिकवरी होगी तो पैसा जेब में आया कि नहीं आया? पहले बताइए। डायरेक्ट रिकवरी का मतलब क्या? पैसा जेब में आया कि नहीं आया?
पैसे जेब में आया, पक्का कंफर्म। तो क्या हुआ, कैश या बैंक डेबिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख से, सही है। अब क्रेडिट क्या करूं, क्या क्रेडिट करूं बताइए। जब आम तौर पर सुने, जब आम तौर पर मुझे पैसा कलेक्ट होता है तो कैश या बैंक डेबिट करता हूं, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करता हूं। यहां भी कैश या बैंक डेबिट, क्या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करूं, क्या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करूं। अब अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट नहीं कर सकता, क्यों, इसलिए कि ये एक ऐसे शख्स से रिकवरी हुई है जिसका बैलेंस डेटर अकाउंट में मौजूद ही नहीं है। भाई रिकवरी को डेटर से मैच करने के लिए पहले बैलेंस का डेटर अकाउंट मौजूद होना चाहिए ना, जरूरी। जैसे ये बैलेंस जो था ये डेबिट साइड पे मौजूद था, तो पैसे मिले, ये क्रेडिट हो गया। ये बैलेंस डेबिट साइड पे मौजूद था, पैसे नहीं मिल सके, राइट ऑफ कर दिया। तो राइट ऑफ करने के बाद वो बैलेंस क्या अकाउंट में मौजूद है, नहीं, उसको तो मैं पहले ही क्रेडिट कर चुका था ना। तो ये अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुआ था, ये सेल हुई थी, ये अकाउंट रिसीवेबल खत्म हो चुका था, इसको लॉस मान लिया था। तो अकाउंट रिसीवेबल तो पहले ही मौजूद ही नहीं है अकाउंट में, उसको तो मैं राइट ऑफ कर चुका हूं। यस और नो बोलो। तो जब मुझे पैसे मिल गए तो मैं अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट नहीं करूंगा, वो तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। मैं अपने पैसे मिलने से क्या हुआ, जो मैंने नुकसान रिकॉर्ड किया था, नुकसान, लॉस, वो लॉस क्या होना चाहिए बेटा, रिवर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सोचिए जरा। असल में तो मैं किसको कैंसिल करूंगा, लॉस को कैंसिल करूंगा ना बेटा। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, क्या एंट्री पास करूंगा, बैड डेट क्रेडिट। यानी मैं माजी में चार्ज किया हुआ एक्सपेंस रिवर्स कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये पैसे मुझे एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिसको मैं बहुत अरसे पहले राइट ऑफ कर चुका था। अब इसका कोई बैलेंस मेरे अकाउंट में मौजूद नहीं है, रिसीवेबल अकाउंट में मौजूद नहीं है। तो कैश या बैंक डेबिट करके अगर मैं रिसीवेबल क्रेडिट कर देता हूं तो क्या होगा, क्या होगा, बताइए। अरे भाई अगर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं कैश या बैंक डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करूंगा तो ये पेमेंट किसी और के बैलेंस से क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। ये किसी और डेटर के बैलेंस को कम कर देगी। ये सोचे ना यार, बुनियादी बातें आप सोच नहीं रहे, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। और जो माजी में मैंने बेडेड एक्सपेंस चार्ज किया था, जो मेरा एक्सपेंस बन गया था, अब वो रिकवरी होगी या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। तो 1 साल में एक्सपेंस बन गया, 1 साल में इनकम बन गया, इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अल्टीमेट इफेक्ट इज व्हाट, कैंसिल। ठीक है, फोकस करें जो समझाया जा रहा है प्लीज, इधर उधर जाएंगे नुकसान आपको होगा। एंट्री पे फोकस करें, कैश या बैंक डेबिट करें, बेडेड एक्सपेंस क्रेडिट कर दें। क्यों, इसलिए बेटा कि ये बैलेंस मौजूद ही नहीं है आपके पास जिससे पैसे मिल रहे हैं, उसको आप राइट ऑफ कर चुके थे। मैं आपको बता तो रहा हूँ, देखें बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, ये आप इसको राइट ऑफ कर चुके थे। ये लाख रुपए अब जो है वो अकाउंट रिसीवेबल में मौजूद ही नहीं है जिससे पैसे मिल रहे हैं। तो अब क्या करें, लाख रुपए क्रेडिट करके जो लॉस डेबिट हुआ था ना, वो लॉस क्रेडिट कर दें कि भाई अब पैसा मिल गया, वो लॉस लॉस नहीं रहा, उस लॉस को खत्म कर दिया, खत्म, दैट्स ऑल। अच्छा लेकिन एक और चीज है, वो क्या है, वो ये है, वो है प्रॉमिस एंड पेमेंट।
ठीक है जी। प्रॉमिस एंड पेमेंट, यानी एक बंदा जो अनट्रेसेबल था, आप लापता हो गया था, वो अचानक से आपको दिख गया, आपने बोला इसको वहीं पकड़ो रोड पर, छोड़ना नहीं है इसको अभी। आज ये आज हाथ आया बड़ी मुश्किल से, जब वो हाथ आ गया तो हाथ आने के बाद क्या हुआ बेटा, हाथ भी चले होंगे मेरे ख्याल से, फूल तो जबान जबान से वैसे झड़ते हैं, तो हाथ भी चले होंगे। अब वो क्या कर सकता है बेचारा, वो उसने कर लिया आपसे प्रॉमिस, बोला पक्का वादा, तुम्हारे पैसे चुका दूंगा, पक्का पक्का। ठीक है, तो जब वो वादा कर रहा है ना, तो अब हुआ क्या, आपने अगर उसके वादे पे कर लिया एतबार, तो अब उसने पैसे नहीं दिए आपको, लेकिन वादा करके उसने अपना स्टेटस क्या कर लिया, बहाल कर लिया। आपकी नजरों में वो अच्छा हो गया, बुरे से अच्छा हो गया, यस और नो बताइए। जब आप उसके वादे पे एतबार कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, तो पैसे तो मिले नहीं उससे, पैसे तो मिले नहीं उससे, बताइए। पैसे नहीं मिले, लेकिन उसका स्टेटस बहाल हो गया। आपने बोला चलो तुम्हारा स्टेटस बहाल करते हैं, तो आपने एंट्री बना दी क्या, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट या डेटर डेबिट 1 लाख से, और बैड डेट क्रेडिट कितने से। लेकिन आपने बोला वादा जल्दी पूरा कर देना, ठीक है बेटा। यानी आसान लफ्जों में आपने बगैर पैसे लिए उसके प्रॉमिस पर एतबार करके ये वाली एंट्री रिवर्स कर दी, ये वाली। क्या ख्याल है, तो जब प्रॉमिस होगा तो फिर क्या होगा, वो एंट्री जो बनाई गई थी वही रिवर्स हो जाएगी, मतलब वो बुरा था अब अच्छा हो गया। तो बुरा होने की एंट्री बैड डेट डेबिट थी, अकाउंटेबल क्रेडिट थी। अच्छा होने की एंट्री क्या है, अभी ये बगैर पैसे दिए है ना, सारे मामला बगैर पैसे दिए, अगर पैसे मिल जाए तो कंफर्म कैश या बैंक डेबिट होगा, यस और नो बोलिए। ठीक है, और जब वो पैसे दे देगा, ये इम्कान नहीं है, कंफर्मेशन है, कंफर्म मतलब पक्का। वो प्रॉमिस कर रहा है आपसे, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा है आपको कि पैसे दूंगा मैं आपको, ये कोई इम्कान वाली बात नहीं है। रिसीवेबल के लिए कभी इम्कान की बात नहीं होती, रिसीवेबल जो होता है जब तक कंफर्म ना तब तक रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ जी, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया, बैंक क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया। अब ये वो डेटर है जिसको, जिसके प्रॉमिस की बेस पर आपने उसका स्टेटस बहाल कर लिया, तो अब ये दोबारा अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट बन गया कि नहीं बन गया बताइए। ये दोबारा अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो अब इससे जब पैसे मिलेंगे तो पैसे पैसे मिलने की एंट्री बिल्कुल नॉर्मल होगी। क्या नॉर्मल होगी एंट्री, कैश या बैंक डेबिट 1 लाख से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1 लाख से। अब अकाउंट रिसीवेबल क्यों, क्योंकि जिस बंदे से पैसे मिले हैं वो तो अब अकाउंट में मौजूद है ना बेटा, उसका स्टेटस तो आपने बहाल कर दिया था प्रॉमिस वाली एंट्री बनाकर। रिस्पॉन्स प्लीज। अब एक बात पे गौर करना है, बहुत काबिल गौर बात है, अगर ये दोनों एंट्रीज ए और बी सेम अकाउंटिंग पीरियड में फॉल कर रही हैं, तो इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट ऊपर वाली एंट्री के बराबर है, चेक कर सकते हैं। अगर ये दोनों एंट्रीज सेम अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करती हैं, प्रॉमिस और पेमेंट अगर सेम अकाउंटिंग पीरियड में होती है, तो इन दो एंट्रीज का नेट इफेक्ट ऊपर वाली एंट्री के बराबर है, चेक कर लीजिए। देखिए, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, डेटर का अकाउंट में आना, डेटर का अकाउंट में जाना कैंसिल,
यस और नो। और नेट एंट्री क्या बची, कंपाउंड एंट्री क्या बची, यानी प्रॉमिस और पेमेंट की कंपाउंड एंट्री किसके बराबर है, प्रॉमिस और पेमेंट की कंपाउंड एंट्री कैश या बैंक डेबिट बैड डेट क्रेडिट, कैश या बैंक डेबिट बैड डेट क्रेडिट, इसके बराबर। बोलिए, जवाब दीजिए। क्या कहते हैं? तो इस एंट्री की अहमियत जब है जब ये प्रॉमिस और पेमेंट अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में हो। लेकिन अगर ये दोनों काम एक अकाउंटिंग पीरियड में हो रहे हैं तो नेट इफेक्ट ऊपर वाली एंट्री के बराबर ही आएगा। अब आपकी मर्जी कि आप ये एंट्री बनाएं, आपकी मर्जी ये आप इन दो स्टेप में बनाएं। बाज दफा दो स्टेप में बनानी पड़ जाती है एंट्री, अभी आपके सामने आएगी ये बात, तवज्जो से देखिएगा आप सब लोग। तो पहले ही बताइए बैड डेट रिकवरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं? और अगर आप कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, वन अकाउंट, तो वहां तो आप बैड डेट का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। तो जो बैड डेट आप क्रेडिट कर रहे हैं इसके बदले आप कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, वो कौन सा अकाउंट होगा जो बैड डेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वन अकाउंट अप्रोच में? अरे बेटा डेटर अकाउंट नहीं, अलाउंस अकाउंट, अलाउंस, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। तो मतलब क्या हुआ, वन अकाउंट अप्रोच में रिकवरी की एंट्री क्या है, कैश या बैंक डेबिट अलाउंस क्रेडिट, ठीक है। या वन अकाउंट अप्रोच में एंट्री क्या है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस क्रेडिट। तो वन अकाउंट अप्रोच में जहां जहां बैड डेट का लफ्ज इस्तेमाल आएगा, मतलब टू अकाउंट अप्रोच में जहां जहां बैड डेट का लफ्ज आएगा ना, वहां वहां वन अकाउंट अप्रोच में लफ्ज कौन सा आएगा, अलाउंस का आएगा। बस ये चीज ध्यान में रख लो बस खाली। अब जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब देना बराए मेहरबानी। अब जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब देना बराए मेहरबानी। ये जो 5,60,600 रुपए हैं, इसमें बेड डेट रिकवरी शामिल है। ये मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये बोल रहा है क्वेश्चन, दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड, लिखा हुआ है ना, on 30 September 2012 the cash was received in respect of bad debt written off in the year ended 30th June 2012। वो बैड डेट 6,000 के जो 30 जून 2012 में राइट ऑफ हुए थे, वो 2013 में क्या हो गए, रिकवर हो गए। और ये रिकवरी इस 5,60,600 में क्या है, शामिल है। यस और नो बताओ भाई, बोलो। अब मेरी बात बहुत बहुत तवज्जो सुनना, बहुत तवज्जो सुनना। यानी इस 5,60,600 में बेडेड रिकवरी शामिल है, यस और नो? तो मतलब मैंने ये एंट्री बेडेड रिकवरी समेत बना दी है। बना दी है ना, ये तो गलती हो गई है, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। तो मतलब यानी सुनो सुनो बात को, एंट्री क्या बन गई, ये वाली एंट्री बन गई, ये कैश या बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, यस और नो? पार्ट बी बन गया है, क्या कहते हो? रिस्पॉन्स करो यार। हालांकि एंट्री ये बननी चाहिए थी कैश या बैंक डेबिट बैड डेट क्रेडिट। अभी आपकी मर्जी, अब आपके पास दो ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 1 ये था, सुनिए बात को, अच्छी तरह सुनिएगा बात को।
ऑप्शन वन ये था आपके पास कि आप इस 5,60,600 में से 6,000 माइनस कर लेते और 6,000 की आप अलग से एंट्री बनाते कैश या बैंक डेबिट बेड डेट क्रेडिट। लेकिन जब आप कंबाइन एंट्री बना चुके हैं यहाँ पर कि कैश या बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो इसमें मौजूद 6,000 रुपए जो है वो इधर डेबिट साइड पे मौजूद नहीं है। इसमें मौजूद 6,000 रुपए बेडेड रिकवरी है जिसका रिसीवेबल डेबिट साइड पे मौजूद नहीं है। यस और नो बताइए मुझे। देखो मैं सबसे बात कर रहा हूं और आप लोगों की भरपूर पार्टिसिपेशन चाहिए होगी मुझे। 5,60,600 में 6,000 वो हैं जिनको मैं लास्ट ईयर राइट ऑफ कर चुका था, मतलब इस बैलेंस सीडी में ये 6,000 शामिल नहीं है, तो इस बैलेंस बीडी में 6,000 शामिल नहीं है। अब एक ऐसे 6,000 की रिकवरी हो रही है मुझे जो इस डेबिट साइड पे मौजूद ही नहीं है, तो फिर तो ये 6,000 किसी और से मैच हो जाएगा ना। क्या कहते हो? तो जब ऐसा हो जाएगा, एग्जामिनर क्या करे आपको परेशान करने के लिए, सुनो, जब एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के अंदर, जब एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के अंदर बेडेड रिकवरी भी शामिल करते, तो समझ ले एंट्री का बी पार्ट बन गया ये वाला, यानी कैश या बैंक डेबिट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। तो आप एक काम करें, आप प्रॉमिस वाली एंट्री बनाते हैं। प्रॉमिस वाली एंट्री यानी जो अमाउंट क्रेडिट साइड पे कलेक्ट हुआ है ना, अगर उसका डेबिट बैलेंस मौजूद नहीं है डेबिट साइड पर, तो आप क्या करें, उसको क्रिएट कर दें ताकि 6,000 इधर आ जाए राइट साइड पर, 6,000 आ जाए लेफ्ट साइड पर, दोनों एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। दैट्स ऑल। तो अगर आपसे बाकी तमाम डेटर्स से कलेक्शन की एंट्री के साथ बेडेड रिकवरी की एंट्री भी कलेक्शन में चली गई है, तो एक काम करें, आप प्रॉमिस वाली एंट्री बना दें। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉमिस वाली एंट्री आएगी 6,000 से, राइट हैंड साइड वाली एंट्री के अंदर जितना अमाउंट बेडेड रिकवरी का होगा वो उससे कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? क्या कहते हैं, बोलिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, यकीन करें। तो एग्जामिनेशन में अब आपको अकाउंट ये बाद में अगर आपको होश आया तो ये आपको काटने की जरूरत नहीं है अकाउंट को यार, नए पेज पे काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब सोचें कि भाई जो मुझसे गलती हुई है, क्या मैं उस गलती को एंट्री बना के ठीक कर सकता हूं, तो कर दो ठीक। तो अगर मैंने एंट्री बनानी थी ये कैश या बैंक डेबिट बेड डेट क्रेडिट, और मैंने एंट्री बना दी कैश या बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो कैश या बैंक तो सही डेबिट हुआ, सही डेबिट हुआ। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, गलती से बेड डेट क्रेडिट होना चाहिए था। अब क्या करूं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दूं, खत्म, ताकि ये वाला इफेक्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और बेड डेट क्रेडिट कर दूं, बेड डेट क्रेडिट हो जाएगा। यानी अगर मैं प्रॉमिस वाली एंट्री बना दूं, अगर मैं प्रॉमिस वाली एंट्री बना दूं, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर में जो बेड डेट रिकवरी है वो फिर किसी और डेटर से मैच नहीं हो पाएगी। तो मैं एंट्री आपके सामने बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं भाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 6,000 से, प्रॉमिस वाली एंट्री बना रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 6,000 से, बेड डेट क्रेडिट 6,000 से। ये आपके सामने। अब आप वर्कआउट कर लें यहां पर किसका, बैलेंस शीट कि अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस शीट क्या आ रहा है आपके पास। बोलिए। उस बैलेंस शीट पे वर्कआउट कर लीजिए, अलाउंस फॉर, भाई कितना आ रहा है बैलेंस शीट, 86,000,
कंफर्म करें सब लोग, 86,000 आ रहा है कंफर्म। मेरे हिसाब से तो 86,000 नहीं आ रहा भाई, 400 वाला सही लग रहा है मुझे आंसर। 5,60,600। ये जो 86,000 वाले हैं ना, ये किताब वाला आंसर दे रहे हैं मुझे। जितने भी 86,000 वाले ना किताब वाले हैं, बेटा किताब ने गलती की हुई है। सुनो सुनो, अब सुनो मेरी बात को। हाँ सुन लो बात को। देखो तुम लोग क्या करते हो, होशियारियां कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। किताब ने गलती ये की हुई है, किताब ने इसको 6,000 लेने के बजाय 600 लिया हुआ है, 600। अब ये 600 कैसे लिया भाई? तो जब तुम इसको 600 लिखोगे यहाँ पर, तो 600 से 600 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा आंसर जो है वो राउंड फिगर में आएगा। ये किताब की प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा। 600 कैसे आया? किताब ये कहती है कि जो लास्ट ईयर बेडेड हुई थी वही रिकवर हुई है, तो लास्ट ईयर बेडेड हुई थी कितनी, 6,000। तो रिकवरी भी कितनी एज्यूम करनी पड़ेगी, 6,000 यार। जब तक के खुद से ना बताया कि जो अगर वो ये बोलता कि लास्ट ईयर जो बेड डेट हुई थी उसका 10% रिकवर हो गया, तो फिर हम 600 लेते ना बेटा। यस और नो? बोलो, रिस्पॉन्स दो भाई, रिस्पॉन्स दो। तो ये आपके सोल्यूशन में प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा। अंधाधुंध सॉल्यूशन मत फॉलो किया करो। क्या आंसर आया बताओ? 85,400। ठीक है जी। 85,400 निकालो जरा, 5% कितना आता है? 4,270। ये आपका बैलेंस सीडी है। अब बैलेंस सीडी कम है और बीडी ज्यादा है, तो अब क्या होगा, प्रोविजन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक लाइन छोड़कर सीडी रखें ताकि रिवर्सल के लिए स्पेस रहे आपके पास। आप लिखे बैलेंस सीडी 4,270। अब आप बताएं, बीडी को 4,600 से 4,270 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रोविजन को डेबिट करना पड़ेगा, अलाउंस को डेबिट करना पड़ेगा, कितने से? 330 से। तो अलाउंस डेबिट 330 से। बताइए बेटा, अलाउंस डेबिट 330 से। और बेडेड एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 330 से। 6,330 माइनस 2,000, यानी 6,330 से एक्सपेंस कम हो रहा है, 2,000 से एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो व्हाट इंपैक्ट विल बी ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे नेट इंपैक्ट इनकम का बनेगा कितने का? 4,330 का।
ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। जवाब दीजिए। अब बताइए क्या मसला है बेटा इसमें। इसकी वन अकाउंट अप्रोच भी यही कर देता हूं मैं सॉल्व। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 2000 1 जुलाई 2011 पे जो बैलेंस बीडी है वो क्या है? 2500। यस और नो बोलिए, है कि नहीं है? बताइए सब लोग जवाब दीजिए। इसकी वन अकाउंट अप्रोच। बेडेड राइट ऑफ क्या कितने से आपने? बेडेड राइट ऑफ क्या कितने से आपने? 6000 से। अब आप सब बताइए, जब वन अकाउंट अप्रोच है तो बेड डेट नामी अकाउंट मौजूद नहीं है, और जो भी एंट्री बन रही है वो कहां जा रही है? अलाउंस अकाउंट में। तो आपने अलाउंस डेबिट किया 6000 से, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर क्रेडिट कर दिया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि आपने बस अब डेटर इसका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का सही बैलेंस निकालना है और बैलेंस शीट के तौर पे प्लेस कर देना है। ये रहा। तो हमने क्या किया? हमने बोला बैलेंस सीडी 4600 से। जैसे इसको प्लेस करेंगे आप यहां पर, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस और 6000 रुपए इधर से कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इम्पैक्ट वही पड़ेगा जो आपके सामने आ रहा था। कहां पर? बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट से 8100। यस और नो बोलिए। बैलेंस बीडी 4600। यस और नो। इस साल आप 2000 से बैड डेट राइट ऑफ कर रहे हैं, 6000 से रिकवर कर रहे हैं, दोनों की एंट्री। तो बेड डेट राइट ऑफ की एंट्री बेड डेट एक्सपेंस डेबिट होती है, डेटर क्रेडिट होता है, लेकिन हम बेड डेट के बजाय कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? अलाउंस का। तो हमने अलाउंस डेबिट किया 2000 से, अकाउंट रिसीवेबल क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और रिकवरी की एंट्री हमने प्रॉमिस वाली बनाई थी, क्या बनाई थी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बेड डेट क्रेडिट। यस और नो? तो हम क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे, अलाउंस क्रेडिट कर देंगे। अब इसमें भी डिक्रीज है टोटल, मतलब यानी कि प्रॉफिट लॉस जो है इनकम बन रहा है आपका इम्पैक्ट। तो आप सही बैलेंस शीट निकाल के यहाँ रख दें एक लाइन की गैप से। और वो बैलेंस शीट क्या है? 4270। तो यहाँ इम्पैक्ट निकाल लें आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जो इम्पैक्ट जा रहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो 4330 के बराबर ही जाएगा। आप चेक कर लें इसको। ये आपकी कौन सी अप्रोच हो गई बेटा? वन अकाउंट अप्रोच हो। बोलिए। सही है।
कोई मसला तो नहीं हुआ आपको बेटा? तो देख लें बेटा, अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व फ्लैंडर्स के नाम से। ठीक है, अगले सवाल अब यहां से अब जो क्वेश्चन का लेवल है वो है एग्जाम लेवल। अब जो अगला सवाल है वो एग्जाम लेवल का है, मतलब अगर आपने वो सॉल्व कर लिया तो आप एग्जाम लेवल तक पहुंच गए, यानी कि आप पास पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं इसके। समझे बात? तो अब यहां से अब आपका ये टास्क शुरू हो जाएगा ना, ये वाला, कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। अब इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन भी है, इसमें जनरल प्रोविजन भी है। तो कितने लोगों को वो वाला क्वेश्चन याद है जो मैंने कल किया था? होमर के नाम से क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा बेटा। ठीक है, तो कल जो आपको मैंने स्पेसिफिक प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बस ख्याल रखिएगा, अगर मिसाल के तौर पे एक स्पेसिफिक डेटर है 1,00,000 रुपए का, और उस पर क्वेश्चन कहता है प्रोविजन बनाओ 50%, तो फिर स्पेसिफिक प्रोविजन जो होगा 50,000 होगा। तो जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक प्रोविजन स्पेसिफिक डेटर के बराबर हो। बट स्पेसिफिक डेटर का मतलब क्या है, उससे बाकी जनरल डेटर से अलग सलूक करना है। जरा समझे बात को? तो कल जो मैट्रिक्स मैंने बनाया था, जो मैंने आपके सामने कंटिजेंसी टेबल या जो भी आप उसको नाम दे, रोज और कॉलम्स बनाए थे, अगर आप वो पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपसे इजीली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6.7 आप ट्राई करें, 6.7 ट्राई करें, उसके बाद 6.8 आप ट्राई करें। अब उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा आगे 6.9 से लेकर ऑनवर्ड्स, ये सारे पास पेपर्स हैं, सारे पास पेपर्स। रावी, ग्लोबल, ठीक है ना, ये सारे पास पेपर्स हैं इसके बाद। तो उम्मीद की जा सकती है आप कर लेंगे बेटा ये सब कुछ सॉल्व। बोलिए। ओके, तो ये आप होमवर्क में कीजिए, इंशाल्लाह बाकी बात आपसे कल करेंगे। तो कल कोशिश करें ये टॉपिक क्लोज कर लें। पास पेपर आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं हो तो फिर मैं आपको उसमें रिवीजन में करवा दूंगा आपको पास पेपर ये वाले। हम जल्द से जल्द अपने टॉपिक क्लोज करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कल इंशाल्लाह कोशिश करें कि इसका बेड डेट का हमारा क्या हो, लास्ट डे हो, और हम उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ मूव कर जाएं। बल्कि हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे फाइनल अकाउंट्स के, और फिर उसके बाद हम एक नया टॉपिक को शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।